हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पे हिंदी का पेपर लेके आए। जी हां, आपके पास टाइम बहुत कम है और ये कम टाइम में प्यारे बच्चों आपको अच्छा नंबर गेन करना है। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इसको पढ़ के जाइएगा, ठीक है ना। इसको आपको पढ़ के जाना है और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे मैं कक्षा 12वीं हिंदी का पेपर 2022, जी हाँ, जो कि 24 मार्च को आपका पेपर है। उस दिन के लिए यहाँ पे मैं वीडियो लेके आया हूँ। बिल्कुल आप लोग को इसको पूरा पूरा पढ़ के जाना है, ठीक है ना। कहीं पर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं सर मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसको आपको समझा दूंगा। और सारी बातें यहाँ पे अच्छे से मेंशन की गई है चीज़ों को लेके, तो बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है। बस अपने एग्ज़ाम की तैयारी बेहतरीन से करना है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप अपने पेपर में अच्छा नंबर लेके आएँ, अच्छा परफॉर्मेंस हो बस। और आपको बिल्कुल भी किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। यहाँ पे है प्रश्नोत्तर संख्या 1 है। क्या है प्रश्नोत्तर संख्या 1? जो प्रश्नोत्तर संख्या 1 रहेगा क्लास 12 का, वो आपका 5 अंकों का रहेगा। और इसमें कितने बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे? तो टोटल आपके कुल 5 बहुविकल्पीय प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। कितने बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे? कुल 5 बहुविकल्पीय प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो कि आपके पिछले साल पेपर में आए हुए हैं। बस मैंने इसको यहाँ पे उठा के आपको समझा रहे हैं, ठीक है ना। ये सब पिछले साल के ही प्रश्न हैं। ये मत सोचिए कि सर कहीं से भी ले आके बता दे रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारे जो प्रश्न हैं ये पिछले साल के ही प्रश्न हैं और आए हुए हैं। और इस बार जो 24 मार्च को कल पेपर है आपका, यहाँ से आने की संभावना है। बिल्कुल संभावित प्रश्न है, इससे बाहर आएगा भी नहीं। जो भी आना होगा यहाँ से ही आएगा। तो इसलिए आप यही कोशिश करिएगा कि इसको आप कंप्लीट कर लें तो ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। क्लियर है ना। चलिए यहाँ तक हो गया। तो यहाँ पे प्रश्न है सबसे पहला, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक हैं। जो सरस्वती पत्रिका है इसके प्रथम संपादक किसको कहा जाता है? तो श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास का नाम सुने हैं। जो श्याम सुंदर दास जी हैं वो क्या है? वो सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक हैं। कौन है? श्याम सुंदर दास जी हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आईएमपी वाला प्रश्न है, इसलिए इसको कोशिश करिए कि आपको क्या हो जाए, आपको पूरा पूरा याद हो जाए। और यहाँ पे 100% संभावित है कि पूरे पेपर में यहाँ से प्रश्न जरूर आएंगे। पूरे पेपर में यहाँ से प्रश्न जरूर आएंगे, इसलिए कोशिश रहे कि इसको आपको कंप्लीट कर लेना है। अगला यहाँ पे हिंदी प्रदीप के संपादक थे, कौन थे? तो बालकृष्ण भट्ट। जो बालकृष्ण भट्ट जी थे कौन थे? ये हिंदी प्रदीप के संपादक थे। क्लियर है। बालकृष्ण भट्ट कौन थे? बालकृष्ण भट्ट जो थे वो हिंदी प्रदीप के संपादक थे। क्लियर है। अगला यहाँ पे प्रश्न, निंदारस निबंध के रचनाकार कौन है? हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई कौन है? निंदारस निबंध के रचनाकार का नाम है, क्या नाम है? हरिशंकर परसाई जी हैं। ठीक है। अगला यहाँ पे है अशोक के फूल निबंध है। तो जो अशोक का फूल निबंध है वो आपके ललित जी का है। ललित जी का क्या है? अशोक के फूल। अशोक के फूल निबंध किसका है? ललित जी का है। ललित जी का क्या है? अशोक के फूल निबंध है। ठीक है। अगला यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद नहीं है? तो जो मैथिली शरणगुप्त थे वो छायावाद कवि नहीं है। देखिए पिछले साल प्रश्न मान लीजिए अगर पेपर में आ गए तो आप बिल्कुल कर देंगे, छोड़ने नहीं है। अगर मान लीजिए नहीं आया तो कोई बात ही नहीं, और जब आ गया तो बिल्कुल आपको कर ही देना है। तो ये बातें होती हैं जो कि आपको ध्यान देने योग्य बातें हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और हो सकेगा तो यहाँ से प्रश्न आ जाएंगे, इसलिए आप इसको तैयार कर लीजिए। अगला भी प्रश्नोत्तर संख्या 2 है। ये भी आपका टोटल कितने अंक रहेगा? तो ये भी टोटल आपका 5 अंकों का आपका प्रश्नोत्तर संख्या 2 भी रहने वाला है आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। आशा करते हैं कि मेरी सारी बातें जो यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी और आपको बिल्कुल किसी भी चीज़ की परेशानी ना हो। बस हमारे यही एक कोशिश रहेगा। प्रश्न यहाँ पे आदिकाल के रचनाकार हैं, कौन है? नरपति नाल है। नरपति नाल है कौन है? आदिकाल के रचनाकार का नाम है। आदिकाल के रचनाकार कौन है? तो आपको सीधा बता देना है सर आदिकाल के रचनाकार तो नरपति नाल जी हैं और तो कोई हो नहीं सकता है कि नहीं। तो नरपति नाल जी कौन थे? आदिकाल के रचनाकार थे। क्लियर है यहाँ तक का। अगला प्रश्न है यहाँ पे, तुलसीदास की रचना नहीं है रामचंद्रिका। जो आपकी रामचंद्रिका है कौन सी है? रामचंद्रिका है। यह आपकी तुलसीदास की रचना नहीं है। किसकी? तुलसीदास की रचना नहीं है। कौन सी नहीं है?
रामचंद्रिका आपकी तुलसीदास की रचना नहीं है। अगला है यहाँ पे द्विवेदी युग में लिखी गई रचना क्या कौन है? तो प्रिय प्रवास, जो प्रिय प्रवास है यह द्विवेदी युग में लिखी गई रचना है। द्विवेदी युग में लिखी गई रचना का नाम तो आपको सीधा बता देना सर, द्विवेदी युग में लिखी गई जो रचना है वो तो आपकी प्रिय प्रवास ही है ना, तो इसको आपको छाप के आना है कि सर प्रिय प्रवास द्विवेदी युग में लिखी गई रचना का नाम है। अगला यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? राम बोला था। गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? राम बोला जो था वो गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम था। यहाँ तक क्लियर है? यह काफ़ी आपके लिए IMP वाला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है, इसलिए आप इसको तैयार कर लीजिए। इसको क्या कर लीजिए? तैयार कर लीजिए, रट लीजिए, एकदम दिमाग में अपने बैठा लीजिए कि जी हाँ सर आना है तो यहीं से आएगा, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न, कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि है सूरदास। सूरदास कौन है? कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पे 5-5 यानी कि आपका 10 अंकों का यहाँ पे बहुविकल्पी कंप्लीट हो रहा है। 10 अंकों क्या है? बहुविकल्पी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 3 है जो कि पद्यांश पर आधारित प्रश्न यहाँ पे बनेंगे। किस पे आधारित प्रश्न बनेंगे? टोटल और टोटल पद्यांश पर आधारित प्रश्न बनेगा। तो पद्यांश पर आधारित प्रश्न क्या है यहाँ पे? सबसे पहले हम लोग पद्यांश पढ़ेंगे। जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्र वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन के तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास की अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिनमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। तो ये क्या है? आपका पद्यांश पर आधारित प्रश्न, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके पद्यांश पर आधारित प्रश्न, और यहाँ से प्रश्न आपके आएंगे, इसलिए आप कोशिश रहे कि आपको इसको तैयार हो जाना चाहिए। बस आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि बिल्कुल आपका ये तैयार होना चाहिए, बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है। अगर आप एक भी प्रश्न छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको घाटा होगा, आपके बोर्ड एग्जाम में घाटा होगा। इसलिए बस आपका एक ही कोशिश हो कि मुझे सर ये पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पे है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम क्या है? तो जो उपयुक्त पाठ के गद्यांश और लेखक का नाम है वो है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य में संकलित राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। जो यहाँ पे हमारा गद्यांश है वो कहाँ से लिया गया है? वो हिंदी के गद्य में संकलित प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य में संकलित राष्ट्र का स्वरूप से लिया गया है, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। क्लियर है? ये क्या है आपका? यह आपका गद्यांश है, गद्यांश के पाठ का लेखक का नाम है, ठीक है। अगला इन्होंने प्रश्न दिया यहाँ पे, जन का प्रवाह से क्या तात्पर्य? जो जन का प्रवाह होता है उससे आप क्या समझते हैं, क्या मतलब होता है? तो जन का प्रवाह अनंत होता है। जन का प्रवाह क्या होता है? अनंत होता है। तो यहाँ पे इसका उत्तर देख लेंगे आप लोग, क्या है इसका तात्पर्य? है कि जन का प्रवाह अनंतहीन होता है। प्रत्येक राष्ट्र में निरंतर अनेक प्रकार के परिवर्तन आते रहते हैं और इसके बाद भी राष्ट्र के निवासियों की श्रृंखला निरंतर बिना किसी बाधा के चलती रहती है। क्लियर है? ये इसका क्या हो जाएगा? आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। अगला यहाँ पे है प्रश्न तीसरा, उत्थान के घाटों का निर्माण कैसे होता है? जो उत्थान के घाट हैं उनका निर्माण आप किस प्रकार से करते हैं या फिर वो कैसे होता है? तो उत्थान के घाटों का निर्माण कैसे होता है? तो उत्थान के घाटों का निर्माण जो होता है वो कैसे होता है? तो नदी का प्रवाह निरंतर प्रवाहित होने के कारण नदी के बीच बीच में डेल्टा बन जाता है। इसी प्रकार राष्ट्र के जन भी अपने कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक प्रतीक तथा अवशेष छोड़ते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या देंगे? नदी का प्रवाह निरंतर प्रवाहित होने के कारण नदी के बीच बीच में डेल्टा बन जाता है। इसी प्रकार राष्ट्र के जन भी अनेक कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक प्रतीक तथा अवशेष छोड़ते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है, जन का संततवाही जीवन किस तरह है? तो जन का संततवाही जीवन है वह किस तरह है? तो आपको सीधा बता देना है, राष्ट्रीय जन या निवासियों का जीवन सतत रूप से चलने वाला है। जिस प्रकार नदी सतत रूप से चलती रहती है उसी प्रकार जन का संततवाही जीवन भी चलता रहता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न क्या है? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करना है। कहाँ से कहाँ तक रेखांकित अंश है? तो यहाँ पे है, जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं,
तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव को पार करने के बाद भी राष्ट्रीय मतलब कि उतना है, ठीक है ना, यहाँ तक है, लेकिन यहाँ तक था, लेकिन मैंने यहाँ तक लिया है। जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। क्लियर है? तो इतने का क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे लेखक के अनुसार। किसके अनुसार? लेखक के अनुसार जब तक धरती पर सूर्य की किरणें प्रतिदिन धरती को अपने अमृत रस से जीवन प्रदान करती रहेंगी, तभी तक किसी राष्ट्र और वहाँ के सभी जनों का अस्तित्व भी बना रहेगा। जब तक राष्ट्र की प्रगति निरंतर चलती रहेगी और उसका अस्तित्व बनाए रखेंगे, तभी तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी बना रहेगा। यह काफ़ी क्या है, IMP वाला प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा 24 मार्च को यहीं से प्रश्न बनेंगे, इसलिए आप इसको तैयार कर लीजिएगा। इससे बाहर आपका आएगा भी नहीं। ये मत सोचिए कि हमारा और देख ले, ये देख ले, वो देख ले, तो बिल्कुल नहीं। आप बिल्कुल इसको आपको पढ़ के जाना है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। चलिए, इतना हो गया आपका। इतना हो गया तो हम लोग आगे की ओर देखें। अगला प्रश्न उत्तर नंबर 4 है यहाँ पे पद्यांश पर आधारित प्रश्न। क्या है पद्यांश पर आधारित प्रश्न? यहाँ पे पद्यांश है, कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार, लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सविवेश, दे रहा है कोकिल सास आनंद, सुमन की जो मधुमेह संदेश। तो यहाँ पे 4 प्रकार के आपके प्रश्न बने हैं। किस प्रकार के प्रश्न बने हैं? सबसे पहला प्रश्न बना है कि उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आगंतुक व्यक्ति से किसकी ओर संकेत किया गया है? पद्यांश में किसकी उत्कंठा मिटाने की बात की गई है? और पद्यांश में किन पात्रों के बीच संवाद हो रहा है? तो सबसे पहला हम लोग इसका उत्तर देखेंगे। क्या है यहाँ पे कि उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश श्री जयशंकर प्रसाद के कामायनी महाकाव्य से हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित श्रद्धा मनु शीर्षक नामक पाठ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? श्रद्धा मनु शीर्षक नामक पाठ से लिया गया है। अगला यहाँ पे है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कहाँ से कहाँ तक? घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। अर्थात श्रद्धा मनु से उसका परिचय जानने के लिए प्रश्न करते हुए कहते हैं कि अत्यंत निराशापूर्ण और अंधकारपूर्ण जीवन में काले बादलों के बीच बिजली की रेखा के समान और वेदना से तत्व मेरे जीवन में शीतल और मंद बयार से चलने वाली पवन के समान कौन हो तुम। अगला है यहाँ पे क्या है? आगंतुक व्यक्ति से किसकी ओर संकेत किया गया है? तो जो आगंतुक व्यक्ति शब्दों के माध्यम से मनु की ओर संकेत किया गया है। आगंतुक व्यक्ति शब्दों के माध्यम से किसकी ओर संकेत किया गया है? तो किया गया है मनु की ओर। किसकी ओर किया गया है? मनु की ओर संकेत किया गया है। चौथा प्रश्न यहाँ पे पद्यांश में किसकी उत्कंठा मिटाने की बात की गई है? तो पद्यांश में यहाँ पे श्रद्धा के द्वारा मनु की उत्कंठा मिटाने की बात की गई है। किसकी उत्कंठा मिटाने की बात की गई है? तो याद रखना श्रद्धा के द्वारा मनु की उत्कंठा मिटाने की बात की गई है। इतना क्लियर है यहाँ तक? अगर ये समझ में आ रहा है तो हम आगे की ओर चलें। अगला है यहाँ पे पद्यांश में किन पात्रों के बीच संवाद हो रहा है? तो इस पद्यांश में मनु और श्रद्धा के बीच संवाद हो रहा है। इसके किसके बीच संवाद हो रहा है? श्रद्धा और मनु के बीच हो रहा है। अब यहाँ पे है लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाएं लिखिए। जी हाँ, जो कि आपके 5 अंक आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा में आ जाएगा, तो इसलिए आप इस 5 अंक को बिल्कुल भी मत छोड़िए। बस कोशिश रहे कि आपको इसको कंप्लीट करना है। क्या करना है? ज़्यादा ज़्यादा इसको कंप्लीट करना है, छोड़ना मत। अगर आप एक भी प्रश्न छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी वहाँ पे दिक्कत भरा हो जाएगा, इसलिए आप इसको मत छोड़िएगा। बस आप मेहनत करके आप पढ़ाई कीजिएगा, जितना भी हो सके आप बस यही कीजिए कि अच्छा नंबर लेके आए बोर्ड में। यहाँ पे है लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाएं लिखिए। क्या है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी यहाँ पे लेखक है। इनका हम लोग जीवन परिचय देते हुए प्रमुख रचनाएं लिखेंगे। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था, जो कि ज्योतिष थे। इन्हीं को भारत सरकार ने पद्म विभूषण उपाधि से विभूषित किया है तथा इन्हें
काशी हिंदू विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पर भी कार्य किया है। यह 19 मई 1989 को स्वर्ग सिधार हो गए। याद रखना, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था, जो कि क्या थे? एक ज्योतिष थे। इन्हीं को भारत सरकार ने पद्म भूषण उपाधि से भी सम्मानित किया तथा इन्हें काशी हिंदू विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पर भी ये लोग कार्य कर चुके हैं और 19 मई सन 1989 को स्वर्ग सिधार हो गए। और इनकी क्या क्या रचनाएं थी? पहला था आपका निबंध संग्रह। निबंध संग्रह में क्या क्या था? अशोक के फूल, विचार प्रवाह, आलोक पर्व और कुटज। अशोक के फूल, विचार प्रवाह, आलोक पर्व और कुटज जो है यह निबंध संग्रह इनकी प्रमुख निबंध संग्रह है। आलोचना साहित्य कौन कौन से? सूरदास, कबीर, साहित्य सहचर और साहित्य का मर्म इत्यादि क्या है इनकी आलोचना साहित्य है। उपन्यास कौन कौन सी हैं? बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, अनाम दास का पोथा इत्यादि जो है उपन्यास है। और संपादन देखेंगे तो संक्षिप्त, पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक जो है इत्यादि इनका संपादन है। क्लियर है? अगला यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 6 है। 6 क्या है यहाँ पे? कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियां लिखिए। तो यहाँ पे अब कवि का मैं दूंगा। कवि में मैंने किसको लिया है? रामधारी सिंह दिनकर को मैंने लिया है। श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 30 सितंबर सन 1908 ईस्वी को जिला मुंगेर बिहार के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? 30 सितंबर को हुआ था। 30 सितंबर को 1908 ईस्वी में हुआ था। जिला मुंगेर, जिला बिहार के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रवि सिंह और माता का नाम श्रीमती मनरूपी देवी था। इनकी 2 वर्ष की अवस्था में ही पिता की क्या हो गई थी? मौत भी हो गई थी। क्लियर है? अगला यहाँ पे इनका लालन पोषण इनके बड़े भाई वसंत सिंह और माता की छत्रछाया में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई और विद्यालय के लिए घर से पैदल 10 मील रोज आना जाना करते थे। अतः इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को मद्रास जो कि चेन्नई में हुई। इनकी प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी थी? रेणुका थी, हुंकार थी, कुरुक्षेत्र थी और क्या थी? उर्वशी इत्यादि इनकी क्या थी? प्रमुख कृतियाँ थी। तो यदि आप क्लास 12th में हैं और आपका 24 मार्च की कोई एग्ज़ाम है तो बिल्कुल ये पूरा आपको क्या करना है? पढ़ लेना है, जो कि आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी बोर्ड में। इसलिए आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। आप अगर छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगी। ठीक है ना? आप इसको मत छोड़िए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद।